लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। और आज मध्य प्रदेश के 28 उप विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं वो सिंधिया खेमे के जो लोग हैं, जो विधायक थे, वो भाजपा में शामिल हो गए थे। उसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी और मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। इसी विषय पर आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सचिन गंगाराडे जी। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता दिनेश साहू जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, पहला सवाल आपसे, क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर जो मतदान हो रहा है उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या है? सर, चुनाव को लेकर जो मतदान हो रहा है उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर है। हम 28 में से लगभग 28 जीतने के स्थिति में हैं। सचिन जी, दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि 28 सीट जीत रही है। पैनी नजर रही है आपकी 28 सीटों पर, क्या लगता है कि कांग्रेस के ये दावे सही होने वाले हैं? देखिए विनीत जी, सबसे पहले तो आपने जो शुरुआत जिस चीजों से की थी कि ये कांग्रेस की जो सरकार गिरने के बाद 25 विधायकों के दल बदल करने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो कांग्रेस का शुरू से यही जोर रहा कि उसमें ये इस मुद्दे को ये बनाया जाए कि ये दल बदल ये चुनाव थोपे गए हैं और ये चुनाव जो है कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने करवाया जबरदस्ती। रही बात जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का अपना दावा है, तो ये राजनीतिक दल चुनाव के पहले तक ये दावे करते रहते हैं। अब वस्तुस्थिति सच्चाई क्या होगी ये तो हमें 10 तारीख को पता चल जाएगा। बाकी कांग्रेस का जो दावा है वो कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि भाई उनका अपना कॉन्फिडेंस है, उन्हें लगता है कि जो जनता है वो दल बदलू जो नेता है उनको सबक सिखाने के लिए या जो परंपरा शुरू ना हो जाए उसको दूर रखने के लिए फिर से कांग्रेस को मौका देगी। और जो कांग्रेस ने जो काम किए हैं 15 महीने के, जो इस तरह से वो दावा करते हैं किसान कर्ज माफी से लेकर के अन्य जो उनके काम है बिजली बिल को लेकर के, तो उसमें फिर उनको जनता मौका देगी, ऐसा उनका विश्वास है। साहू जी, बात करें कमलनाथ जी की, तो आज सुबह से हम देख रहे हैं कि हनुमान दरबार में वो गए हैं। कई आपके जो विधायक हैं, जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी जो हैं आपके, वो भी कई भगवान की को गुहार लगा रहे हैं। भरोसा नहीं अपने ऊपर? सर, ऐसा है कि भगवान के दरबार में जाना, जब हर अच्छा काम होता है या सुबह उठ के हर व्यक्ति भगवान के दरबार में जाता है, भगवान के दरबार में जाना ये प्रदर्शित नहीं करता है कि हमें अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं है। हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि क्योंकि कमलनाथ जी का जो 15 महीने का शासन काल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि जो हमने वचन पत्र में वादे किए थे उस वादे को हमने पूरा किया। अब ऐसा तो है नहीं, कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री तो हुआ नहीं कि उसने यहाँ घोषणा करी, यहाँ साइन की और एक दिन में ही सारा काम हो जाएगा। आपने शिवराज सिंह चौहान जी का शासनकाल देखा होगा कि 15 साल में जो उन्होंने वादे किए थे, घोषणा किया था, वादा तो ठीक है, घोषणा किया था, घोषणा करने के बाद में 15 साल निकल गए। कई घोषणा ऐसे होते थे कि कभी पूरे नहीं होते थे, लेकिन 15 महीने की सरकार में हमने अधिक से अधिक अपनी घोषणाओं को पूरा किया है, पूरा करने की कोशिश की है। और अगर हमारी सरकार आगे होती तो हमने जितने वचन पत्र में घोषणा किया था वो 5 साल के अंदर हम पूरा एक एक घोषणा पूरा करते। आपके जो विधायक आप छोड़ के गए कांग्रेस और भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं, उन लोगों से जब मेरी बात हुई तो वो लोग यही कहते हुए नजर आए कि विकास के मुद्दे पर हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी। कमलनाथ सरकार में उनके क्षेत्र के लिए विकास नहीं किए गए थे, इस वजह से वो छोड़ के बीजेपी का दामन उन्होंने थामा। और जैसे ही दामन थामा तो शिवराज सिंह चौहान ने कई बजट जो है वो क्षेत्र के लिए पारित कर दी विकास के लिए। तो यहाँ पे आप विकास की बात कर रहे हो और वहां पर वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने विकास उनके क्षेत्र में होने नहीं दिया। सर, आप पूरे 28 विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं, आपने नेताओं के फीडबैक तो लिए, जनता के भी फीडबैक लिए होंगे। आपने ये भी देखा होगा क्या कृषि किसानों का जो कर्जा है क्या ये माफ नहीं हो रहे थे? प्रक्रिया में नहीं थे, किसानों के कर्जा माफ होने लगे थे। 1 लाख तक जो कर्जा था किसानों का माफ हुआ था। उसके बाद क्या बिजली का बिल 1 रुपये प्रति यूनिट नहीं आ रहा था? क्या युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता मिलना था उसकी प्रक्रिया चालू नहीं हो गई थी? क्या हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर
गौशालाएं खुलना चालू नहीं हुई थी। ये आपने जब जनता का फीडबैक लिया होगा तो आपने भी देखा होगा कि ये सब प्रक्रिया चालू हो गई थी। जो चीज चालू हो गई थी वो पूरी होती। तो कांग्रेस के लिए क्या मुद्दे थे सचिन जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के लिए क्या मुद्दा था? विकास बड़ा मुद्दा था, दल बदल मुद्दा था, क्या था मुद्दा, और क्या वाकई बुनाने में कामयाब हो पाई कांग्रेस इस चुनाव में? देखिए विनीत जी, मैं शुरू करता हूँ। जैसे आपने कहा कि कमलनाथ सरकार कहती रही हमने विकास किया, जो दल छोड़ के गए वो कहते रहे कि हमारे क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। तो हम शुरुआत अगर से देखें तो जब सरकार बनी थी तो जो मंत्री पद थे या जो भी दिया था, वो जैसा आरोप लगते रहे सरकार पे कि खेमेबाजी की वजह से मंत्री बनाए गए हैं, सबके अपने अपने गुटों की वजह से बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन पे ये लगातार आरोप लगता रहा कि जो सिंधिया गुट के जो मंत्री बनाए गए थे या जो उनके लोग थे, उनकी अनदेखी का आरोप लगातार लगता रहा। ये हम भी आप भी देखते रहे पूरे चुनाव में। तो वो कई बार उभर कर भी आई, आपने देखा होगा, चाहे वो कैबिनेट की मीटिंग हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर सामने आकर के कहा उन्होंने कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारी बातें अधिकारी नहीं सुनते हैं। फिर उसके बाद और भी कई सारी प्रक्रियाएं हुई कि सरकार गिरने के पहले कई सारी इस तरह की चीजें आई जिसमें सिंधिया को लगा कि उनकी अनदेखी हो रही है, वो छोड़ के गए विकास को लेकर के। अभी मौजूदा चुनाव में पूरा मुद्दा यही है। कमलनाथ जी पूरे चुनाव में घूम के यही कह रहे हैं कि हमने पूरा काम किया, हमारे साथ धोखा हुआ। प्लस दूसरी तरफ जो छोड़ के गए वो कहने हैं कि हमारे पास इन्होंने हमारे क्षेत्र में कुछ विकास नहीं किया, पूरा विकास जो है वो छिंदवाड़ा यहाँ तक कि दूसरे क्षेत्रों में किया, हमारे क्षेत्र इस तरह से अधूरे रह गए। तो पूरा का पूरा जो ये चुनाव जो हो रहा है वो इसी मुद्दे पर हो रहा है कि कमलनाथ सरकार या कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमने हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको जनता ने काम करने के लिए दिया था पर इन्होंने हमें काम करने नहीं दिया। हम पूरे काम, हमारी जो भी घोषणाएं थी हम उसको पूरा करने वाले थे, इसकी शुरुआत भी हो रखी थी। जबकि दूसरी तरफ जो छोड़ के गए हैं या भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि न तो कर्ज माफी हुई है, न तो कोई काम हुआ है, और विकास भी सिर्फ छिंदवाड़ा और उसके आसपास ही हुआ है। जो विधायक थे या जो छोड़ के गए हैं इनकी पूरी तरीके से अनदेखी की गई। कुल मिलाकर के यही सारे मुद्दे हैं इस चुनाव में हावी रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज ये रही है कि जो मेन मतलब कांग्रेस की तरफ से जो मुद्दे दिए जा रहे थे, कहीं न कहीं भाजपा उस मुद्दों को टर्न कर करके व्यक्तिगत पर ले आई थी। उसी तरह कांग्रेस उस चीजों का बचाव नहीं कर पाई। ये मुद्दे भी इस चीजों में हावी रहे। क्या लगता है सचिन जी आपको कि शिवराज फैक्टर, सिंधिया फैक्टर या कमलनाथ फैक्टर, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इस बार किस फैक्टर ने काम किया? देखिए विनीत जी, जब ये चुनाव शुरू हुए नहीं थे और ये कहा जा रहा था, कांग्रेस की तरफ इस तरह से लग रहा था कि ये चुनाव कमलनाथ वर्सेस सिंधिया करे जाएंगे, क्योंकि सिंधिया ही छोड़ के गए थे, उनकी वजह से ही ये सरकार गिरी है। तो कांग्रेस ये चाहती थी कि इस चुनाव को कमलनाथ वर्सेस सिंधिया कर दें, जिससे एक तरह ये हो जाए जिस तरह से कांग्रेस कह रही थी गद्दार हुए, हमारे को धोखा दिया है, जनता से विश्वासघात है, इस तरह हो। लेकिन हम देखते हैं कि बीच चुनाव या चुनाव शुरू होने के पहले तक ये चुनाव कमलनाथ वर्सेस शिवराज हो गया। सिंधिया भी उसमें एक फैक्टर थे, परंतु शिवराज ने उसको हाईजेक कर लिया। तो कमलनाथ जो कांग्रेस की जो रणनीति थी सिंधिया पे हमला करने की, वो पूरी शिवराज की तरफ मुड़ गई और पूरा जो चुनाव है वो शिवराज वर्सेस कमलनाथ की तरफ मुड़ गया। हमने देखा होगा कि कई सारे कमलनाथ जी की ऐसी बयानबाजी रही जो शिवराज जी को डायरेक्ट अटैक किया, शिवराज जी ने उसका पलटवार किया। भाजपा ने भी इसे पूरा देखा कि ये कहानी सिंधिया तक ना पहुंचने पाई, ये पूरी शिवराज जी और इनकी तरफ ही हो जाए। और मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो उसमें छाया रहा वो कर्ज माफी छाया रहा। कमलनाथ जी हमेशा कहते रहे हमने कर्ज माफी की है, वो ये भी कहते रहे कि भाई आपने खुद स्वीकारा है, पर जितना प्रचार भाजपा की तरफ से हुआ है कर्ज माफी की कि भाई आपने नहीं किया, भाजपा ने जिस तरह से हमले किया, जिस तरह से उसको प्रचार किया, कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस मुझे बैकफुट पर नजर आती रही, जो उस तरह से वो प्रचार नहीं कर पाई जिस तरह से उनको करना था। साहू जी, एक बहुत सीधी सी बात है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में शिवराज के अलावा सिंधिया भी दिखे, नरोत्तम मिश्रा भी दिखे, वीडी शर्मा भी दिखे। कई लोगों ने भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार प्रसार किया। लेकिन वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक लौता चेहरा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी फ्रंट में आकर नहीं खेले। क्या वजह रही? सिर्फ कमलनाथ के कंधे पर ही क्यों कांग्रेस गोली चला रही है हर बार? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल कमलनाथ जी के कंधे पर गोली रख के हम नहीं चला रहे हैं। हमारे सारे नेता जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जैसे किसी को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, किसी को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव अभियान जो हमारी समिति बनी उसके तहत स्टार प्रचारक बने हैं। ऐसा नहीं कि केवल कमलनाथ जी है, सभी जो मंत्री रहे
अभी कैबिनेट मंत्री रहे, उनको हर विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया। इस तरह से सारे लोग काम कर रहे हैं। अब चूंकि सिंधिया जी बीजेपी में चले गए हैं तो वहाँ सिंधिया शिवराज का फैक्टर चला है। हमारे यहाँ कमलनाथ जी हैं, कमलनाथ जी पूरे 15 महीने सीएम रहे और वो साथ में रह के पूरा कमांड उन्होंने संभाला और वो काम कर रहे हैं। परंतु सारे नेता हमारे, चाहे आप पचौरी साहब को ले लो, चाहे दिग्विजय सिंह जी को ले लो, चाहे कमलनाथ जी को ले लो, जो कैबिनेट के मंत्री रहे, अन्य वरिष्ठ जो मंत्री, वो सारे के सारे हमारे चुनाव में काम कर रहे हैं और सभी लोग अपना अपने अपने फील्ड पे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को क्यों दूर रखा? मध्य प्रदेश की उप विधानसभा 28 सीटें थी, सरकार बनने और गिरने से लेकर बहुत कुछ उठापटक हुई मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व को इस चुनाव से बिल्कुल ही दूर रखा, एक सभा तक नहीं। केंद्रीय नेतृत्व को हम लोगों ने दूर नहीं रखा। चुनाव खुद दूर होगा? नहीं, वो भी दूर नहीं हुए, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे वो यहाँ आ न सके। उनका देखिए, स्टार प्रचारक में उनका भी नाम था, वो उनका भी मतलब समय तय किया गया था कि प्रियंका जी और राहुल जी आएंगे, पर बीजेपी का एक षड्यंत्र था। ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का इन्होंने सभा नहीं होने दिया, ये राहुल गांधी जी और प्रियंका जी की भी सभा नहीं होने देते। और आप देखिए, सभा नहीं होने देते मतलब परमिशन ही नहीं दिया इन लोगों ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का इन्होंने कार्यक्रम तय होने के बाद में सभा नहीं होने दिया, इन्हें परमिशन नहीं दी। ये कहीं ना कहीं जवाब जो है वो सही नहीं बैठता। आप बात करें तो पायलट की जो है आपके राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री उनकी सभाएं आपके मध्य प्रदेश के अंदर हुई। हमें जो मीडिया का जो अपडेट्स है उसके मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है एक भी सभा मध्य प्रदेश के अंदर नहीं कर पाए, केंद्रीय नेतृत्व में से कोई सभा नहीं कर पाया। ऊपर से जो कमलनाथ जी का एक बयान आया था उस पर राहुल गांधी ने बयान दिया कि वो बयान नहीं दिया जाना था, इमरती देवी के लिए जो बयान आया था। तो कहीं ना कहीं जो पूरा परिदृश्य सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इस उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में दूर रहा। सचिन भाई, यहां पर अगर देखा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व, अगर हम भाजपा की भी बात करें या हम कांग्रेस की भी बात करें, दूर रहे। दूसरे राज्यों के जो बड़े नेता थे या अमित शाह तो बीमार चल रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगर हम लोग बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें तो मध्य प्रदेश को इस बार उपचुनाव में बिल्कुल समय नहीं दिया गया। तो क्या वजह रही कि केंद्रीय नेतृत्व को इस बार मध्य प्रदेश से दूर रखा गया दोनों पार्टी की तौर से? देखिए विनीत जी, अगर हम बात करें तो आज से ही नहीं, पिछले विगत 10 साल या 6-7 सालों से हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में प्रचार को लेकर एक बड़ा अंतर है। बीजेपी जहां एग्रेसिव प्रचार प्रसार करती है, कांग्रेस कहीं न कहीं पीछे छूट जाती है। अब इसी मौजूदा चुनाव की जो बात करें तो स्टार प्रचारक में कांग्रेस की तरफ से ठीक है, दिनेश जी ने कहा कि जो नाम था इन्होंने सभाएं नहीं होनी थी, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। बाकी राहुल गांधी जी का भी नाम था, प्रियंका गांधी जी का भी नाम था, और भी कई इनके नेता थे उनका नाम था, और इनकी सभाएं होना चाहिए थी। अगर इनकी सभाएं होती तो कुछ अलग प्रचार, कुछ अलग तरह से होता, कुछ अलग मुद्दे उठते, कुछ घेरने का इनको मौका मिलता। पर न तो प्रियंका जी आई, न राहुल जी आए, न कोई और बड़ा नेता यहाँ पर आया। वो चाहते तो ग्वालियर चंबल में 1 या 2 सभा कर सकते थे। अब हम बीजेपी की तरफ आते हैं। बीजेपी का पूरा नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तो इसमें लगा ही हुआ था। केंद्रीय नेतृत्व से हम देखेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर जी पूरी तरह लगे रहे, थावरचंद गहलोत साहब भी आए, और दुष्यंत कुमार जी भी कई बीच में उन्होंने आकर के प्रचार किया। तो बीजेपी की तरफ से जितना एग्रेसिव प्रचार किया गया, सारा नेतृत्व लगा रहा। नरेंद्र मोदी जी और वो अमित शाह जी का हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि चूंकि बीजेपी उपचुनाव में अधिकतर देखा गया है कि वो शीर्ष लीडर्स को नहीं उतारती है, वो स्थानीय स्तर पर ही उन्होंने उसको किया होता है। अब रही बात प्रचार को लेकर के, जैसे अभी आपने कहा कमलनाथ जी का एक बयान, तो यहाँ मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना एग्रेसिव बीजेपी ने इस प्रचार मतलब चुनाव को लड़ा है, उतना एग्रेसिव कांग्रेस ने नहीं लड़ पाई है। जब कमलनाथ जी ने मंत्री इमरती देवी के प्रति अमर्यादित भाषा का उपयोग किया तो चुनाव में बीजेपी नेताओं ने इसे खूब तरीके से भुनाया। हर नेता ने हर चुनाव में हर जगह पे उसको इमरती देवी को लेकर के वो 2 से 3 दिन तक इस लगातार इस चुनाव को आपने भी देखा होगा घूमते रहे, खूब भुनाया उसे कमलनाथ जी, और उसकी उन्होंने इतना प्रचार प्रसार होनी चाहिए थी। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, बीजेपी के एक मंत्री ने कांग्रेस के लीडर्स को एक अमर्यादित टिप्पणी कर दी उनकी पत्नी के प्रति, लेकिन कांग्रेस उस तरह से नहीं भुना पाई उसको। सिर्फ उन्होंने ट्विटर और
चुनाव आयोग तक में शिकायत करने के बाद ये तीसरी कर ली। तो कहीं ना कहीं इन सब मामलों को कांग्रेस को भुनाना था। जब जिस तरह से बीजेपी कर रही थी उस तरह से अगर वो उस मामले को आप भी भुनाते या आप भी उस करते तो कहीं। और आप देखिए कि बीजेपी ने उसमें त्वरित एक्शन लेकर के नरोत्तम मिश्रा जी को आना पड़ा, उन्होंने तुरंत उस मामले को माफी मांग करके मामले को पटाक्षेप कर दिया और कांग्रेस उस मामले को भुना नहीं पाई। अच्छा, गिरिराज दंडोतिया ने बोला था कि अगर ये बयान हमारे क्षेत्र में होता तो लाश जाती कमलनाथ जी की। वहीं अगर उसके बाद डबरा से इमरती देवी ने भी कहा था कि अगर क्या बोलते, मैं तो ठीक है जो बयान दिया है, लेकिन उनकी माँ बहनें जो हैं वो बंगाल की आइटम। जी। कहीं ना कहीं ये बात सही है कि बीजेपी को जो जवाब कांग्रेस को देना चाहिए था, कांग्रेस वो बयान जवाब नहीं दे पाई। और जहां तक मीडिया को कवर करने की बात करें या जहां तक कांग्रेस की तरफ से मीडिया को जो जवाब देने की जवाबदेही थी वो जीतू पटवारी की थी। तो प्रवक्ता भी और जीतू पटवारी भी खास तौर पर इतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिखे। साहू जी, यहां पर बात सीधे सीधे तौर पर यह आती है कि पिछले विधानसभा चुनाव में देखें तो हर जगह कमलनाथ आगे जा रहे हैं प्रचार करने। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें पिछले, तो उसमें कमलनाथ जी पूरे 29 सीट पर घूम रहे हैं। इस विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो कमलनाथ जी सारे उस पर दिख रहे हैं। क्या हो गया, अकाल पड़ गया, दिग्विजय सिंह को दूर रखना चाह रहे हैं, या फिर बीजेपी जो है वो दिग्विजय सिंह पे ज्यादा हमलावर हो जाती है, इस वजह से चुनाव से दूर कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को पिछले चुनाव में भी, जैसे 2018 के विधानसभा चुनाव है, उसमें भी उनको संगठन को मजबूती का काम दिया था। लोकसभा चुनाव में भी उनके यही काम दिया था और अभी भी वो संगठन की मजबूती। वायरल हो रहा था उनका ग्वालियर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से, प्रत्याशी से, कि आप वापिस हो जाइए, आप वापिस हो जाइए। तो इस संबंध में तो मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो जो वायरल वीडियो हुआ था उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई थी और अभी भी पुष्टि नहीं हुई है कि ये वीडियो आपका अपडेट कर दूं मैं। दिग्विजय सिंह जी ने उसमें बोला कि हाँ ये मेरी आवाज थी और मैंने ही उससे बैठने के लिए कहा गया था, मैंने ही कहा था। और ये दिग्विजय सिंह का बिल्कुल बाकायदा बयान आया है इस पर कि हाँ ये उन्हीं की आवाज थी और उन्होंने ही उसे बैठने के लिए बोला है। तो यहां जो भी हो, बैठने के लिए बोला हो या नहीं बोला, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि कमलनाथ के अलावा कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में दूसरा प्रचारक क्यों नहीं इतने बड़े लेवल पर गया, क्यों नहीं डिमांड आई? जी, कांग्रेस के तरफ से कमलनाथ जी जो प्रचार कर रहे थे उसमें दूसरे बड़े नेता भी गए थे और उसके अलावा जैसे मान के चलिए कि नाम बताइए कौन कौन गए थे। इसमें अजय सिंह राहुल भैया जी हैं, कांतिलाल भूरिया जी हैं और अपने सचिन पायलट जी हैं। इसके अलावा अपने कितनी सीटों पर गए थे? और सबसे बड़ी बात यह है कि अजय सिंह जी की अगर आप बात करें तो वो खुद पिछले 2 चुनाव लगातार हार गए हैं, है ना। उनका खुद का अगर देखा जाए तो खुद का जनाधार नहीं है और वो दूसरों के लिए वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो एक रणनीति थी वो इस विधानसभा चुनाव में कमजोर पड़ती हुई नजर आई। जबकि सीधी सी बात थी कि विकास और दल बदल के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा, तो स्ट्रांग जो मजबूती के साथ बातें रखनी थी वो नहीं रख पाई। सचिन जी, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस जो है वो कमलनाथ के इर्द गिर्द ही घूम के रह गई और फिर राहुल गांधी का जो बयान आया कमलनाथ को कमजोर कर गया? नहीं विनीत जी, जैसा दिनेश जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे से इसमें कर रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी संगठन को मजबूती के लिए पर्दे के पीछे से काम करते रहते हैं। वो इस चुनाव में भी उन्होंने कहीं ना कहीं करा। आपने खुद ही कहा उनका वीडियो वायरल हुआ। पिछले 18 के चुनाव में भी उन्हीं की बदौलत उन्होंने कई लोगों से बातचीत करी जिसमें दल बदल को रोका गया, कई चीजों में जो भीतरघात को रोका गया। इस चुनाव में भी दिग्विजय सिंह जी लगे हुए थे, ये मैंने भी कहीं कहीं देखा है। रही बात प्रचार को लेकर के, तो प्रचार जब शुरू हुआ था चुनाव तो कमलनाथ जी का ही नाम चल रहा था, वही सभी जगह जा रहे थे। पर बीच चुनाव में आते आते राहुल भैया जी को भी उन्होंने उतारा चुनाव मैदान में। और अजय सिंह जी लगातार ग्वालियर चंबल से लेकर के सागर और इन सभी सीटों पे चुनाव प्रचार करते रहे। मैंने तो यहाँ तक देखा कि कांग्रेस में अगर कोई जो चीज अगर स्टार प्रचारक मुझे कहीं नजर आ रहे थे तो वो एक कमलनाथ जी थे और एक अजय सिंह जी थे। लास्ट तक ये दोनों ही प्रचार करते रहे और मुझे यहाँ तक शायद जानकारी है कि इन्हीं दोनों को सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थी, जो चुनाव की जो सुविधाएं होती हैं। तो दिनेश जी से मैं यही मेरा ये है कि वाकई में इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रचार का बड़ा अभाव रहा। जिस हिसाब से उन्होंने लड़ना था, जो मुद्दे उन्होंने रखना थे
वो नहीं रख पाए। बस वो उनका एक ही मुद्दा था, मुझे लगता था कि उन्हें एक तरह का विश्वास है कि ये चुनाव जनता लड़ रही है, सब पार्टी नहीं लड़ रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरा बूथ मैनेजमेंट से लड़ा, पूरी अपनी रणनीति के साथ लड़ा, जो मुद्दे उनको चाहिए थे वो मुद्दे उन्होंने भुनाए, जिस चीजों को वो मोड़ना चाहते थे वो पूरी तरीके से उन्होंने उस चुनाव को मोड़ा। अच्छा, इस चुनाव में जहां तक हम लोग पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें या पिछले मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस में गुटबाजी ज्यादा दिखती थी, लेकिन इस बार जो है वो भाजपा के अंदर ज्यादा गुटबाजी दिखी। कारण भले ही वो ये हो कि कांग्रेस के जो विधायक इस्तीफा देके बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे और उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक कैरियर ही खराब होने की स्थिति आ गई थी, तो क्या बीजेपी में जो गुटबाजी है उसका असर देखने को मिलेगा इस चुनाव में? जी, अगर आपने जैसे शुरुआत करी कांग्रेस में इतिहास जो रहा है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस में आज से ही नहीं, विगत 3-4 दशकों से गुटबाजी की राजनीति चलती आ रही है। चाहे वो अर्जुन सिंह जी के जमाने में हो, दिग्विजय सिंह जी के हो, या अभी फिलहाल के जमाने में हो। पर कांग्रेस में ये होता था कि जो अपने अपने गुट होते थे उस गुट के हिसाब से वो टिकट भी तय कर लिया जाता था और कई सारी चीजें होती थी। हमने विगत 15 सालों में यही देखा कि कांग्रेस पे यही आरोप लगते रहे कि वो गुटबाजी की वजह से लगातार चुनाव हारती रही। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी में अगर किसी चीज का विरोध है तो उस चीजों को आपको प्लेटफॉर्म पे बोलने से ज्यादातर मतलब पार्टी फोरम पे बोलने पर ही कहा जाता है कि आप यहीं पर बोलिए, बाहर आप खुलकर इस चीजों को नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने ठीक कहा कि इस बारे में गुटबाजी का बीजेपी को बड़ा डर था, क्योंकि जो 25 सीटें जो उन्होंने टिकट तय किए हैं वो उन सीटों पर, उसमें कई सीटें ऐसी थी जो जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेताओं की राजनीतिक विरासत खत्म होने के कगार पे आ गई थी। तो कहीं न कहीं उन लोगों को लग रहा था, तो बीजेपी को खासकर ये डर था कि कहीं न कहीं ये भीतरघात होगा। लेकिन कहीं न कहीं फिर भी बीजेपी ने इन चीजों को संभाला है और भीतरघात रोकने की पूरी कोशिश की है। पूरा नेतृत्व बीजेपी का लड़ा। उन्होंने जब चुनाव प्रचार के पहले मंडल से जो बैठकें की, वो मंडल की जो बैठकें वो इसी संदर्भ में की गई कि जो भी गिला शिकवा है उसको दूर कर लिया जाए। क्या बैकडोर से बीजेपी में तेल नहीं डाला जा रहा? बोलते ना हम लोग, एक कहावत है, बोले तेल कुड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आज के समय में, हम सांची की बात कर लें या हम लोग मुरैना की बात कर लें या कई सीट्स की ऐसी बात कर लें जहां पर एक जनाधार था, बीजेपी के नेता कई दिनों से लड़ते हुए आ रहे थे और अब वही जो है अब सेकंड लीडर हो गए। फर्स्ट लीडर पे कांग्रेस से जो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए वो अब आगे आ गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वो नेता अब पीछे से पैर खींच नहीं रहे, टांग नहीं खींच रहे। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और जब ये चुनाव टिकट तय हुए थे तब भारी असंतोष था। कई नेता, जैसे हमने देखा कि पूर्व मंत्री दीपक जी कई बार अपना मोर्चा लेकर के सीएम शिवराज जी से मिलने गए, कई बार नाराजगी हुई, उनको समझाया गया। बाकी फिर मैं यही कहूँगा कि बीजेपी में अनुशासन का जो वो है वो बहुत तगड़ा है। उनके तरफ अगर इस तरह की बातें की जाती है कि भैया आपको पार्टी फोरम पे ही कहना है, बहुत ज्यादा इन चीजों को नहीं कहना है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो तय करा है उसको आपको फॉलो करना है। कार्यकर्ता भी इन चीजों को लेकर के चलते हैं कि शीर्ष नेतृत्व की बातों करना है, हम पार्टी के सिपाही हैं और हम लोगों को इन चीजों को लेकर के चलना है। और ये इतना भी नहीं है कि असंतोष नहीं है, असंतोष भारी संख्या में है और उसका खामियाजा बीजेपी को इस चुनाव में कितना भुगतना पड़ेगा वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। साहू जी, क्या लगता है अगर कांग्रेस जीतती है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा और सबसे ज्यादा घाटा किस नेता को होगा? कांग्रेस जीतती है तो किसी नेता को घाटा या नुकसान वाली बात तो है नहीं। ये है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो सिंधिया जी की जो राजनीति है वो बिल्कुल समाप्ति की ओर चली जाएगी। और अगर भाजपा जीतती है, मेरा आकलन तो ये कहता है कि भाजपा अगर जीतती है तो भी सिंधिया जी की राजनीति जो है वो समाप्ति की ओर है। अभी आपने देखा होगा कि जब चुनाव प्रचार का काम चालू हुआ तो सिंधिया जी को कहाँ ला के रख दिया गया। जब सरकार बननी थी, जब इनको विधायक खरीदने थे, तब इन्होंने सिंधिया जी को बिल्कुल 1 नंबर पे रखा था। राज्यसभा सदस्य जाने के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बाद सिंधिया जी का बिल्कुल धीरे धीरे इनके जो कंडीशन थी, इनका जो क्रम है नीचे आते चला गया। स्टार प्रचारकों की सूची में भी 10वें नंबर पे आ गए थे। बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, सिंधिया जी की राजनीति तो अब समाप्ति की ओर है। ये सचिन भाई, बहुत एक सीधी सी बात है। मैं साहू जी के जवाब से मैं इतना इत्तेफाक नहीं रखता। मैं सीधे तौर पर आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस जीतती है तो किसको फायदा होगा कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से किसको घाटा होगा? और अगर बीजेपी जीतती है
तो कांग्रेस की तरफ से किसको घाटा होगा और बीजेपी को किसको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस के दो लीडर जो बड़े लीडर हैं कमलनाथ और दिग्विजय, इनके पास कितना समय राजनीति करने के लिए अभी बचा है। दूसरा, अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो शिवराज और सिंधिया के पास अब कितने मौके। देखिए विनीत जी, जैसे बात आपने की कि किसको कितना फायदा होगा, तो ये चुनाव जो है ये एक तरह से कई लोगों की मतलब किस्मत तय करेगा, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। यदि कांग्रेस अगर इस चुनाव को जीतती है तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं श्रेय कमलनाथ जी को चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा चुनाव कमलनाथ जी के फेवर में लड़ा जा रहा है, सारे फ्रंट पे वही उसको लीड कर रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से तो पूरा का पूरा श्रेय उनको चला जाएगा, और जो अगली सरकार जो बनेगी वो कमलनाथ जी की सरकार होगी, कांग्रेस से कम। भाजपा की तरफ से हम ये बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा अगर दांव पे लगे है किसी की किस्मत, तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी के लिए ये चुनाव आज तक के अपने राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन चुनाव है, और इसमें हार जीत से उनकी पूरी राजनीतिक विरासत, उनकी पूरी जो आगे की भविष्य की नीति, उसका सबका आकलन होगा। तो सबसे ज्यादा जो दांव पे लगा है इस चुनाव में वो है सिंधिया जी। उसके बाद रखते हैं आज शिवराज जी के ऊपर। शिवराज जी की सरकार चल रही है, अगर बीजेपी हारती है तो शिवराज जी को इस्तीफा देना पड़ सकता है, और आगे की क्या रणनीति होगी ये उनका हाईकमान तय करेगा कि या पार्टी बैठ करके तय करेगी, अब होगा। बाकी मुझे अगर ये इसमें ये लगता है कि अभी फिलहाल जो सबसे ज्यादा दिक्कत में, मतलब जो सबसे ज्यादा जो बात आ रही है वो इन्हीं दो लोगों के लेके आ रही है कि कमलनाथ जी की और सिंधिया जी की पूरी विरासत इसमें दांव पे लगी। नरोत्तम मिश्रा के लिए क्या बोलेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी चूंकि अभी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, और वो उनका अपना दायित्व है, और वो आगे अपना जो दायित्व है शायद वो आगे उनको भी मिलती रहेगी, वो निभाते रहेंगे। शिवराज और सिंधिया के बाद बीजेपी का कौन बड़ा चेहरा। देखिए शिवराज और सिंधिया के बाद अगर हम बात करें तो बीजेपी में चेहरा नाम की वो नहीं होती है, बीजेपी में एक लाइन है, और बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी होने के बाद हमने देखा होगा कि उमा भारती जी है, उमा भारती जी शुरू में वो अलग रही, पर वो फिर भी उन्होंने चुनाव में आया। और बीजेपी में एक परंपरा है कि इसमें तय किया जाता है बैठ करके कि कौन नेता बनेगा, कौन लीडरशिप करेगा, इसलिए कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर आएगा ये तो बात का विषय है, 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। साहू जी, कमलनाथ दिग्विजय सिंह के बाद कांग्रेस में कौन। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के बाद में कांग्रेस में बहुत और भी नेता हैं, और बहुत नेता हैं जो पहले से दूसरे स्टेप के हैं। अब इसमें मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, पर बहुत बड़े बड़े नेता हैं। जैसे मतलब अगर मैं बात करूं तो क्या वाकई में कमलनाथ के पुत्र जो हैं वो बड़े नेता आगे बन के बनेंगे, दिग्विजय सिंह के जो पुत्र हैं वो बड़े नेता, मतलब अगर मतलब आप समझिए कांग्रेस की विचारधारा को समझिए कि अगर अनुभव की बात करें तो कमलनाथ दिग्विजय सिंह खड़े हैं, और अगर युवा जोश की बात करें तो जयवर्धन और कमलनाथ जी के पुत्र खड़े हुए हैं। मतलब है वही परिवार जो गांधी परिवार से रिलेटेड चीजें बीजेपी बोलती आती है कि आप परिवारवाद चलाते हैं। मध्य प्रदेश में भी वही होने जा रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिए कि नकुलनाथ जी और जयवर्धन सिंह जी हैं, वो अभी हाँ ठीक है, नकुलनाथ जी सांसद बन गए, जयवर्धन सिंह जी 2 बार के विधायक थे तो मंत्री बन गए, पर एकदम से ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बाद यही आ जाएंगे। और भी बड़े बड़े नेता है जो सीनियर है, और वो भी इतनी योग्यता रखते हैं कि बाद में जैसे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या अन्य जगहों पर वरिष्ठता की बात हो, तो बड़े बड़े नेता है जो आगे आके ये काम करेंगे। पिछले 2.5 साल से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदला नहीं गया। बात हुई थी कि सिंधिया को अध्यक्ष बना दें, मुख्यमंत्री जो है वो कमलनाथ जी को बना दें तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं, कमलनाथ जी बने रहे। फिर पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद वो चेंजेस हो जाएंगे, नहीं, कमलनाथ जी कंटिन्यूस चलते रहे। उप विधानसभा उपचुनाव के बाद भी ये लाइन नहीं दिख रही कि कमलनाथ जी का आगे भविष्य क्या। अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री, और अगर नहीं जीतती है तो कमलनाथ जी कहाँ। देखिए, कांग्रेस जीतेगी ही, अगर नहीं जीतती है तो कमलनाथ जी अभी नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, और हमारा कांग्रेस कमेटी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो नया जो भी योग्यता रखता है वो नेता आके बने। सजीत भाई, आपको क्या लगता है कमलनाथ जी का भविष्य क्या। जीते तो मुख्यमंत्री, नहीं जीते तो क्या।
अब देखिए, जीतते हैं तो मुख्यमंत्री तो उनको बनना तय है, ये तो इसमें कोई दो मत नहीं है। और अगर हारते हैं तो अभी कमलनाथ जी तय करेंगे कि वो उन्हें प्रदेश की राजनीति करना है या फिर से वो सेंट्रल में लौटेंगे, क्योंकि सेंट्रल में वो काफ़ी लंबे समय तक काम करते रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व तो उनकी कहाँ ही उपयोग करता है, ये उनका सेंट्रल जो हाईकमान है वही तय करेगा। मेरा अंतिम सवाल साहू जी आपसे, क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि 28 जगह चुनाव हो रहे हैं, 28 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति क्या और क्यों? मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस की स्थिति इसलिए मजबूत है क्योंकि ये जो चुनाव है, जैसा कि कई नेता बोलते रहे हैं कि जनता का वोट, जनता के वोटों के सौदा का चुनाव है, और जो ये प्रत्याशी गए हैं, ये भले बीजेपी के लोग कह रहे हों या वो प्रत्याशी कह रहे हों जो बिके हुए हैं कि नहीं हम विकास के मुद्दे पे गए हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि अभी 6 से 7 महीने शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बने हो गई है। जो कमलनाथ जी के टाइम पे विकास नहीं करा पाए, वो अभी कितना विकास करवा लिया इन लोगों ने, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जनता ये सब जानती है कि इन्होंने हमने जिनको 5 साल के लिए चुन के भेजा था, ये लोग हमारे वोट को बेच के गए हैं, और जनता ये भी जानती है कि इन लोगों पर भरोसा करना उचित नहीं। इसलिए कांग्रेस की 28 से 28 विधानसभा सीटों पर अच्छी स्थिति है। क्या बोलते हैं सचिन भाई, रुख क्या बोलता है? देखिए, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस की क्या रणनीति रही बीजेपी की, तो मैंने शुरू में ही कहा था कि बीजेपी अपनी रणनीति अपने बूथ और कार्यकर्ताओं के दम पर उन्होंने बनाई थी, और कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति जनता पे छोड़ रखी थी। कांग्रेस शुरू से यही कह रही थी कि जनता ही तय करेगी कि वो इन दल बदलों को क्या जवाब देगी। तो अब जो भी होगा वो 10 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा कि जनता का क्या रुख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि इस पूरे उपचुनाव में जनता खामोश रही, कहीं न कहीं ये खुल के नहीं आया है कि वो किस करवट बैठेगी। इसलिए अब जो भी होगा वो 10 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। विकास और दल बदल के मुद्दे पर ये उप विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 28 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। जनता का, मतदाता का रुख किस ओर जा रहा है, ये हमें आने वाली 10 तारीख को पता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत इस विधानसभा उपचुनाव के लिए झोंक दी है, क्योंकि आने वाले 3 सालों में मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज रहेगा, ये 28 विधानसभा सीटें ही तय करेंगी। कमलनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या शिवराज निरंतर 3 साल और मुख्यमंत्री रहेंगे, ये 10 तारीख को पता लगेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे स्टूडियो में पधारे। आप ग्रामीण भारत टीवी के साथ बने रहिए, क्योंकि ग्रामीण भारत टीवी आज महा कवरेज कर रहा है 28 क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों की, और हर खबर आपके पास सबसे पहले लेकर आ रहा है। नमस्कार।